टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारा 3/2/2023 को हुआ था। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल। ऑप्शन ए है स्केचिंग यानी कि चित्र को बनाना। ऑप्शन बी है होल्डिंग अ नीडल यानी कि सुई को पकड़ना। थर्ड है वॉकिंग फास्ट यानी कि तेज चलना। और फोर्थ है कि पुटिंग बीड्स इन ए थ्रेड यानी कि धागे में मोती को पिरोना। तो कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉकिंग फास्ट यानी कि तेज चलना। ये स्थूलगामक कौशल ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण है। व्याख्या भी है कि स्थूल कौशल के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आती हैं बड़ी जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों और पूरे शरीर के जरिए करता है। स्थूल कौशल के होते हैं वे कौशल जिसमें वे सभी बड़ी गतिविधियां आती हैं जो कि शिशु अपनी बाजुओं को, अपनी टांगों और अपने पैरों और पूरे शरीर के जरिए करता है। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना ये सब स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जो घुटने होते हैं इनके बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना ये सब स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। तो आपसे पूछे कि स्थूल कौशल क्या होते हैं, तो वे सभी बड़ी गतिविधियां इसमें आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों, टांगों और पूरे शरीर के जरिए करता है। जैसे कि घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना। ठीक है, ये सब स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारा है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल। ऑप्शन बी है हेड टू टो यानी कि सिर से पैर। थर्ड है सेंटर ऑफ स्ट्रीम्स यानी केंद्र के बाहर की तरफ। फोर्थ है जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो अगर हम बात करें विकास के अधोगामी सिद्धांत की तो ये बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ होता है, तो हमारा केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अधोगामी सिद्धांत यानी केंद्र से बाहर की तरफ होता है। व्याख्या है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि केंद्र से बाहर की ओर आता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय और फिर इसी क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चों का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं और ये सभी अधोगामी सिद्धांत को क्या करती हैं, अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। तो विकास का कौन सा सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत क्या बताता है कि विकास कैसे होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय और इसी क्रम में होगा विकास। जैसे जो कि खड़े होने से पहले वो बैठने में सक्षम हो जाएंगे, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीख लेंगे। ये सभी अधोगामी सिद्धांत को करते हैं स्पष्ट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की द्वितीय कारक हैं। स्कूल, विद्यालय, बुक्स, किताबें, मीडिया और पेरेंट्स यानी कि माता पिता। तो बताइए इसमें से हमारे कौन ये कारक हैं। तो ये माता पिता यानी पेरेंट्स जो होते हैं ये तो प्राथमिक कारक होते हैं, तो फोर्थ वाला तो हट जाएगा और जिसमें भी फोर्थ है वो हटा दो। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि स्कूल, हमारी बुक्स और हमारी मीडिया ये कैसी हैं, द्वितीय कारक हैं, जबकि माता पिता तो फर्स्ट होते हैं। ठीक है, प्राथमिक कारक होते हैं माता पिता। व्याख्या भी है कि द्वितीयक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूहों जैसे माध्यम से शुरू होता है। यह तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। विद्यालय, किताबें और मीडिया ये समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं जो कि बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका को निभाते हैं। ठीक
ठीक है। द्वितीयक समाजीकरण क्या है, हम उस प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं जो बाद के वर्षों में हमारे पड़ोस, हमारे विद्यालय और हमारे सहकर्मी समूह जैसे माध्यम से क्या होता है, शुरू होता है। ये तब होता है जब बच्चा जो है वो बाल्यावस्था के चरण से ग्रस्त करता है, गुजरता है और किस में जाता है, परिपक्वता में जाता है। वही विद्यालय और किताबें और मीडिया जो हैं ये समाजीकरण के द्वितीय कारक होती हैं। कैसे होती हैं, द्वितीय कारक, जो कि बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका को निभाती हैं। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं मूल्यों, मानदंडों और जो परंपराएं हैं उनको प्राप्त करने में और जो बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में क्या करते हैं, विकसित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे क्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, ठीक है, ये कब विकसित होती है। ऑप्शन सेंसरी मोटर, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा जो है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच का, तो वो औपचारिक संक्रियात्मक में यानी फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। जो जीन पियाजे जी थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इनके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनके जो हैं वो 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। पहला संवेदीगामक होता है 0 से 2, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक होता है जिसे ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं और अनौपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। ये हमारा 7 से 11 था और फिर हमारा औपचारिक संक्रियात्मक आता है, ठीक है, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, 11 से अबव होता है और इसमें ही बच्चे के अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो संक्रियाओं पर क्रियाएं जो है वो करने लगते हैं और उनके अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोचें वे विकसित हो जाती है। इस अवस्था को आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक रहती है, 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो अधिकतम स्तर तक विकसित हो जाती है और वे जो अमूर्त और वैज्ञानिक सोच है इनके माध्यम से दुनिया को क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं और उनमें संज्ञान और जो प्रॉब्लम होती है उनको सुलझाने का कौन सा क्या विकसित हो जाता है, कौशल विकसित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया था। जीन पियाजे गिव इम्पोर्टेंस टू दिस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए है कि रेडीनेस टू लर्न यानी सीखने के लिए तत्परता, सेकेंड है निगेटिव रेनफोर्समेंट नकारात्मक पुनर्वलन, थर्ड है कॉम्पिटेटिव फीलिंग योगी भावना, फोर्थ है कि फंक्शनल फिक्सनेस यानी कि कार्यात्मक स्थिरता। पियाजे की बात करें तो इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया था। किसने, सीखने के लिए तत्परता। व्याख्या भी है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया और बताया कि बच्चों को कुछ अवधारणाएं तब तक नहीं सिखाई जानी चाहिए जब तक कि वे संज्ञानात्मक विकास के उपयुक्त चरण तक नहीं पहुंच जाते। यानी कि हर चरण में बच्चे को सिखाने के लिए कुछ जो होती हैं वो क्रियाएं होती हैं, उन्हें उसी पर सिखाना चाहिए। ठीक है, हर अवधारणा को हर एक स्टेज पे नहीं सिखाया जा सकता, सबकी एक फिक्स स्टेज होती है सिखाने के लिए। नेक्स्ट है कि जो अमरजीत है ये नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके जो व्यक्तिगत स्थिति है वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो अमरजीत है वो इस समय कौन सी अवस्था में है। अमरजीत क्या करता है, नियमों को कैसा मानता है, स्थिर मानता है और वो इस बात का करता है अनुशंसा कि उन नियमों का अनुसरण करना चाहिए चाहे उनकी जो व्यक्तिगत स्थिति है वो कैसी ही हो। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय कौन सी अवस्था में है। आज्ञाकारिता और दंडोन्मुखी, सेकंड है यंत्री उद्देश्य उन्मुखी, थर्ड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की और फोर्थ है कानून और व्यवस्था।
तो वो आज्ञाकारिता की बात कर नहीं रहा है, अंतरिम उद्देश्य भी नहीं है, अच्छी लड़का अच्छी लड़की की कोई बात है ही नहीं, तो उसने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, कानून और व्यवस्था उन्यास की। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। व्याख्या भी है कि लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो अमरजीत है वो कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण अवस्था में है, क्योंकि इसमें सामाजिक नियम और कानून कैसे होते हैं व्यवहार निर्धारित करते हैं। 32 चरण में सामाजिक कानून के एक बड़े दृश्य पर ध्यान रखने लगता है और उसके नैतिक निर्णय जो है वो दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के विचार से कैसे हो जाते हैं अधिक। इस चरण में व्यक्ति ये मानने लगता है कि नियम और जो कानून है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जो कि संरक्षित करने योग्य हैं। प्रश्न के अनुसार अमरजीत भी नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की क्या करती है अनुशंसा कि सभी को उस नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी जो व्यक्तिगत स्थिति है वो कैसी भी क्यों ना हो, जो कि कानून व्यवस्था में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी जो हैं वो दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना, नहीं कभी भी कॉपी नहीं करवाना चाहिए बच्चों को। सेकंड है कि उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना, नहीं ये भी नहीं करना चाहिए कि हम वर्तमान वाला कार्य छोड़ दें और नया कार्य करने लगें। थर्ड है प्रश्न से संबंधित संकेत दें और फोर्थ है कि स्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना दें। वो पहले से ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो और भी अगर जटिल बना दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि प्रश्न से संबंधित उन्हें संकेत दे दो। ठीक है, गिवन क्यूज एंड हिंट्स रिलेवेंट टू दी प्रॉब्लम संबंधित हिंट्स और क्यूज देने चाहिए। ठीक है, व्याख्या है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी जो हैं वो हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, तो वो विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए प्रश्न से संबंधित संकेत दे सकता है। इसकी सहायता से विद्यार्थी जो हैं वो समस्या का वास्तविक हल ढूंढने में कैसे हो जाएंगे सक्षम, क्योंकि संकेतों के माध्यम से ही जो बच्चे हैं वो प्रश्नों के संभावित हल को चरणबद्ध तरीके से जोड़ जोड़ कर वास्तविक हल तक क्या कर जाते हैं, वास्तविक हल तक वो पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। ऑप्शन ए है कि सामाजिक पृथकीकरण, सेकेंड है कि सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, थर्ड है कि कंठस्थीकरण, फोर्थ है कि निष्क्रिय अनुकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। ये रोट मेमोराइजेशन, ये पेशिव वाला और ये सामाजिक पृथक्करण, ये सब निगेटिव में आता है, इन सबको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। व्याख्या है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए जो लेव वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की क्या की अनुशंसा और बताया कि भाषा समाज द्वारा दिए गए प्रमुख संकेत क्या हैं, उपकरण हैं जो कि बालक के विकास में क्या करते हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। वाइगोत्स्की के ही अनुसार जो बालक है यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है और बेशकों और समवेशकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से क्या करता है, सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक होता है विकास। अतः बालकों के संज्ञानात्मक विकास में जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं उनका क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। स्टूडेंट्स विद्यार्थी को, पेरेंट्स अभिभावक को, टीचर्स अध्यापक को, एग्जाम्स परीक्षाओं को। तो बताइए जो प्रगतिशील शिक्षा है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देगी। तो ये जो पेरेंट्स हैं, जो एग्जाम्स हैं और जो टीचर्स हैं इनको तो देगी नहीं, वो स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रक्रिया के केंद्र में स्थान देती है। व्याख्या भी है कि प्रगतिशील शिक्षा है यह ज्ञान
प्रतिभा और कौशल का उपयोग और खुद को बनाए रखने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। कैसे शिक्षा? प्रगतिशील शिक्षा एक ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके और खुद को बनाए रखने और जो आर्थिक विकास है उनको बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को क्या करती है? प्रोत्साहित। ठीक है, यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। किस पर? ये सामग्री और अनुभवों से जुड़कर जो शिक्षार्थी होते हैं इनके कौशल और समझ को बढ़ाने पर देती है जोर। इसीलिए जो प्रगतिशील शिक्षा है ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र में जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्थान देती है। नेक्स्ट है कि जो अहमद है ये मनोपचारक या परामर्शदाता यानी काउंसलर बनना चाहता। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार उनके अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर थी इन्होंने बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की थी। इन्हें अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं। तो उसी बारे में बात कर रहा है कि जो अहमद है वो उपचारक या परामर्शदाता यानी काउंसलर बनना चाहते हो तो टीचर को उसकी कौन सी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। फर्स्ट है स्पेटिकल यानी स्थानिक, सेकेंड है नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक, थर्ड है म्यूजिकल यानी कि संगीतक, और फोर्थ है हमारी इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्व्यक्तित्व। तो काउंसलर जो होता है उसके लिए अंतर्व्यक्तित्व यानी कि इंटरपर्सनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कोई संगीत से रिलेटेड होता है तो वो संगीत वाली बढ़ाते, प्रकृति से रिलेटेड होता तो प्राकृतिक, और स्थानिक भी हमारी स्पेटिकल जो होती है वो भी डिफरेंस होती है। लेकिन ये अगर अहमद है वो काउंसलर बनना चाहता है तो हमें उसकी जो है वो अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को बढ़ाना चाहिए टीचर को, क्योंकि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों की जो मनोदशा होती है और जो प्रयोजन होते हैं उनको समझने में कैसे होते हैं? सक्षम। इसमें राजनेता आते हैं, प्रबंधक आते हैं, शिक्षक आते हैं, व्याख्याता आते हैं, परामर्शदाता आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। तो ये जो इसमें कौन कौन आता है? इसमें अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि में राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक, व्याख्याता, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना, मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। सेकेंड है कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। और फोर्थ है विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो ऑप्शन डी में ग्रुप ऑफ डाइवर्स लर्नर्स यानी कि विविध शिक्षार्थियों के क्या बनाना? समूह बनाना। ठीक है, व्याख्या भी है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय जो अध्यापक होते हैं उनको विविध कई सारी शिक्षार्थियों के समूह जो है वो बनाने चाहिए, जिससे भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकें और सीखने का क्या कर सकें? प्रयास। सहयोगात्मक अधिगम बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, मौखिक संचार, स्व प्रबंधन और नेतृत्व कौशल का क्या करता है? ये विकास करता है। तो सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? इसमें कार्यान्वयन करते समय जो टीचर है उसको विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाने चाहिए, जिससे भी क्या कर सकें? एक दूसरों को कुछ ना कुछ सीख सकें एक दूसरे से और सीखने का या फिर प्रयास कर सकें। और सहयोगात्मक अधिगम यानी सहयोग वाला अधिगम बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, मौखिक संचार, स्व प्रबंधन और जो नेतृत्व कौशल है उसको क्या करता है? विकसित करता है। नेक्स्ट हमारा है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक टीचर है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, तो ऐसा करके वे कर क्या रहा है? यानी कि एक जो है टीचर वो लड़कियों को दे रहा है कम है तो वो लड़कों को दे रहा है अधिक। किसमें? क्रिकेट पर हो रही चर्चा में। तो ऐसा करके वे कर क्या रहा है? फर्स्ट है कि रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, सेकेंड है जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, थर्ड है कि जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, और फोर्थ है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है।
को अगर एक टीचर लड़कों को अधिक महत्व दे रहा है, लड़कियों को कम, तो वो जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। क्योंकि एक धारणा बनी आ रही है कि लड़कियां जो होती हैं वो क्रिकेट अच्छे से खेल नहीं पाती हैं, उन्हें कम इंटरेस्ट होता है, जबकि लड़कों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में और लड़कियों को इतना नहीं होता है। तो यही एक है धारणा उस टीचर के दिमाग में भी, तो उसको ही वो आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, व्याख्या है कि कक्षा में क्रिकेट पर एक चर्चा हो रही है जिसमें टीचर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। तो ऐसा करके वो जेंडर पूर्वग्रह है उनका कर रहा है पालन। क्योंकि किसी लिंग विशेष जैसे कि पुरुष और महिला होती हैं, इनके प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिक पूर्वग्रह कहलाता है, जो लड़कों को अधिक शक्तिशाली समझते हुए टीचर द्वारा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर देना है। तो ये स्पष्ट करता है कि टीचर क्या कर रहा है, जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित है, यानी कि उसकी मानसिकता यही है कि लड़की है क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं समझ सकती। नेक्स्ट है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बना देने चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चों के कभी भी समूह नहीं बनाने चाहिए। सेकेंड है कि सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी और बनाए रखनी चाहिए। थर्ड है कि विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देना चाहिए नहीं। और फोर्थ है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए, मानकीकृत ये भी नहीं। तो सबसे अच्छा है ऑप्शन बी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए स्टूडेंट्स वाली कक्षा में टीचर को सभी से सफलताएं की अपेक्षाएं बनानी चाहिए। ठीक है, कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा ही करेंगे। व्याख्या भी है कि विविध पृष्ठभूमि से आए वाली कक्षा में जो टीचर है उसको सभी छात्रों से सफलता की क्या करनी चाहिए, अपेक्षा, और उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं वो पूरी सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से अधिगम को कर सकें। जबकि समूह बनाना, उनके पृष्ठभूमि के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये सभी तरीके बच्चों के अधिगम में क्या डालते हैं, लर्निंग में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। फर्स्ट है कि ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, यानी कि केवल सत्र के आरंभ में। सेकेंड है कि सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, थ्रू द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। थर्ड है केवल सत्र के अंत में। और फोर्थ है केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम जो हैं चुनौतियां उनसे जूझ रहे हों। नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। रचनात्मक आकलन कब करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है और पूरे सत्र के दौरान होता है। केवल स्टार्टिंग में या फिर जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए केवल अंत में, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे सत्र के दौरान होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करना होता है। ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार यानी कि सतत होता रहता है, कंटिन्यूस। इसका प्रयोग अधिगम के लिए कार्य छात्रों का पृष्ठ पोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को ये पता चलता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए कैसा होता है, पूरे सत्र के दौरान। ठीक है, कब होता है, पूरे सत्र के दौरान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करेगा, यानी इसमें से कौन सा प्रश्न है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को करेगा सम्मिलित। ऑप्शन ए है कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे 1 मिनट में बता देगा कि कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समालोचनात्मक चिंतन तो हो ही नहीं रहा है। सेकेंड है कि भारत में अध्यापक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को मनाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। थर्ड है कि एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी बहुत ईजी है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। फोर्थ है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। बहुत अच्छा है कि अगर आप ये पूछेंगे बच्चों से कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, तो सभी बच्चे अलग अलग अपना दिमाग लगाएंगे, अलग अलग तरह से वो क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। तो समालोचनात्मक चिंतन होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, व्याख्या है
कि समालोचनात्मक चिंतन तर्क या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। समालोचनात्मक चिंतन क्या है? ये तर्क या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियां, विचार और सुझाव हैं, इन पर लागू करने की है क्षमता। ये तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये क्या करता है? ये जो तथ्य होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनको पहचानने के लिए और उनका विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है, उनको क्या करता है? संदर्भित करता है। ये ऐसे प्रश्नों को बढ़ावा देता है जिनके केवल एक रटे रटाए उत्तर न आए, अपितु छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त किए जा सकें। ये क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चंस को देगा बढ़ावा जिनके केवल जो रटे रटाए उत्तर है वो हमें ना मिले, बल्कि छात्रों का जो विभिन्न दृष्टिकोण है वो भी हमें प्राप्त हो सके। वहीं समालोचनात्मक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए क्या होता है कि उचित विश्लेषण की, मूल्यांकन की, निष्कर्ष की और जो स्पष्टीकरण होता है इसकी होती है ज़रूरत। अतः आप अपने शहर में पानी की समस्या को कैसे सुलझाएंगे? तो इसमें बच्चे समालोचनात्मक चिंतन करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग अलग अलग लगेगा। वो अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे, अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग उनके आंसर भी होंगे। नेक्स्ट है कि समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए है कि विविधता और व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए सम्मान। ऑप्शन बी है कि आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण। थर्ड हमारा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियां। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग और पृथकीकरण। तो अगर हम बात करें समावेशन की अवधारणा की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सम्मान। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। यह भी है कि समावेशन शब्द सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद उनकी विभिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए क्या होता है? संदर्भित करता है। ये विविधता को देता है महत्व, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान प्रदान करता है। और जो समावेशन है, ये सभी प्रकार के बच्चों को कक्षा तक लाना है, इसका उद्देश्य, और सभी को सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना है। तो समावेशन क्या होता है? ये शब्द सभी छात्रों को और उनकी जो सामाजिक पहचान के बावजूद उनकी जो विभिन्नताएं और अक्षमता होती है उनकी परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करता है। ठीक है, और ये देता है किसको? महत्व, विविधता को। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रदान करता है सम्मान। और समावेशन जो होता है इस सभी प्रकार के बच्चों को कहाँ लाता है? कक्षा तक लाता है, सभी को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक जैसी यानी कि समान अवसर जो होता है वो भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया पोसेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन दी डोमेन ऑफ यानी कि पठन वैकल्य है। 21 क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है। इमोशनल यानी कि भावात्मक विनियमन में, बॉडी यानी कि शारीरिक समन्वय में, सोशल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया में, और हमारा रिटन टेस्ट यानी कि लिखित विषय वस्तु बोध में। पठन वैकल्य है यानी कि डिसलेक्सिया है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह लिखित विषय वस्तु बोध में क्या करता है? चुनौती प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पठन वैकल्य या जो डिसलेक्सिया है एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या फिर लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। अर्थात जो पठन वैकल्य है इससे जो ग्रसित छात्र हैं उनको लिखित विषय वस्तु बोध में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती का क्या करना पड़ता है? इसमें चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि स्वावलीनता यानी कि ऑटिज्म से ग्रस्त जो विद्यार्थी है हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का करते हैं सामना, लेकिन उनके पास देश का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। स्वावलीनता यानी कि ऑटिज्म क्या है? इससे ग्रस्त जो विद्यार्थी है वो कुछ क्षेत्रों में कई सारी चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन उनके पास क्या है? जिसका मजबूत पक्ष, जिसका अध्यापक अपने इस्तेमाल अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कर सकते हैं।
फर्स्ट है कि सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, टू पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल्स। सेकेंड है सामाजिक संप्रेषण फॉर सोशल कम्युनिकेशन। थर्ड है कि स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना। और फोर्थ है कि दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सफलतापूर्वक सामंजस्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल्स, यानी कि जो सूक्ष्म विवरण है उन पर ध्यान देने। जो संवेदनशीलता है यानी कि ऑटिज्म से ग्रस्त जो विद्यार्थी है वो कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का कर रहा है सामना, लेकिन उनके पास जो है वो सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, टू पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल्स का मजबूत पक्ष भी होता है। टीचर क्या कर सकता है, इसका इस्तेमाल अपनी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कर सकता है। ठीक है, हमारी व्याख्या है संवेदनशीलता यानी ऑटिज्म से एक विद्यार्थी ग्रस्त है, उसमें क्या करता है वो अपने विभिन्न चुनौतियों में सामना उसको करना पड़ता है, लेकिन उसके पास क्या होता है कि सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का होता है मजबूत पक्ष। तो टीचर इसका इस्तेमाल जो है शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में कर सकता है। ऑटिज्म जो है वो एक ऐसा रोग है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं तथा लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। तो ऑटिज्म है क्या, ऑटिज्म है एक ऐसा रोग जिसमें जो बच्चे हैं वो समाज से क्या बनाने लगते हैं, धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं और लोगों से जो बातचीत होती है उसको करने में असहज महसूस करते हैं। और ऑटिज्म से पीड़ित जो विद्यार्थी है वो सामान्य बच्चों की तरह अपनी जो भावनाएं हैं और अपने जो विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थी क्या कर सकता है, वो अपने भावनाओं को, वो अपने विचारों को जो नॉर्मल बालक जैसे प्रस्तुत कर देते हैं वैसे नहीं कर पाता है। ठीक है, वो चीज़ों को दोहराते हुए बोलता है, इसलिए उसका संवाद होता है अर्थपूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि वो चीज़ों को बार बार क्या करता है, दोहराता है, इसीलिए याद रखना। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। मतलब ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई देता है, जो दृष्टिबाधित हैं, उनसे जूझ रहे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ हम शिक्षण कर रहे हैं, तो किस विधि माध्यम के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। फर्स्ट है कि श्याम पट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आपने श्याम पट्ट पर कोई वस्तु लिखी है और फिर आपने उसकी मौखिक रूप से व्याख्या कर ली है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें सुनाई तो बहुत अच्छे से देता है, तो वो उन्हें अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, तो आप कर सकते हैं। सेकेंड है कि स्पर्शग्राही मानचित्र देना, प्रोवाइडिंग टेक्सटाइल मैप्स। भी बहुत अच्छा है, अगर उन्हें दिखाई नहीं देता तो छूकर स्पर्श के द्वारा बता सकते हैं, तो ये भी बढ़िया है। थर्ड है कि सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ये भी बढ़िया है, जो हेल्प कर सके ऐसे बच्चों की, उनके लिए क्या कर देना कि सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना। फोर्थ है कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। लिखित परीक्षण बहुत ही बकवास है, क्योंकि क्या होगा, ऐसे बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता तो लिखने में तो उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ना, तो अधिगम के लिए लिखित परीक्षण लेना ये गलत है, इससे हमें बचना चाहिए। व्याख्या है कि दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते। ऐसे बालक जिन्हें आंखों में देखने से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बालक दृष्टिबाधित बालक होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ जब हम शिक्षण कर रहे हैं तो उनके आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षण जो होता है ये दृष्टिबाधित बच्चों के अधिगम को पूरी तरह से जो है वो आकलित नहीं कर पाता है। नॉर्मल सी बात है, जो बच्चों को अच्छे से दिखाई नहीं देता वो कैसे इतना अच्छे से लिख पाएगा। दृष्टिबाधित बच्चे लिखित परीक्षण में स्वयं को कैसे महसूस करने लगते हैं, असहज महसूस करने लगते हैं, जिससे कि वे परीक्षण के मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, टीचर को इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के शिक्षण में श्याम पट्ट पर लिखित जो विषय वस्तु है उसमें मौखिक व्याख्या शामिल करें, उन्हें स्पर्शग्राही मानचित्र प्रदान करें और सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति दे, जो उनके अधिगम में क्या हो सके, अधिगम में उनके हो सके साधक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। हमें ये बताना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की कौन सी विशेषता नहीं है। फर्स्ट है कि औसत से अधिक बुद्धि स्तर, हाँ तो ये तो होती है प्रतिभाशाली की। सेकंड है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, यानी कि उनका जो
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो हाई ऑर्डर होगी, बहुत अच्छा है, ये भी हो सकता है। थर्ड है कि कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी होती है। फोर्थ है कि जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। देखो ये धीमापन ये बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले ही हाई इंटेलिजेंस बच्चों की बात की गई है, तो उनमें बहुत ज़्यादा होती है तेजी, ठीक है, उनमें तेजी होती है ना कि धीमापन होता है, ठीक है, स्लो नहीं होते, वो बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, इसीलिए तो वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। व्याख्या है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आशय उन विद्यार्थियों से है जो अनिवार्य रूप से कैसे हैं असाधारण और शारीरिक या संज्ञानात्मक पहलुओं में लगातार यानी कि कंटिन्यूस उल्लेखनीय प्रदर्शन को करते हैं प्रदर्शित तथा सामान्य बुद्धि स्तरों में श्रेष्ठता को करते हैं प्रदर्शित। इन विद्यार्थियों की सोच होती है अपसारी और ये स्वभाव से बहुत ज़्यादा होते हैं जिज्ञासु, इसीलिए कभी कभी उन्हें अपनी कक्षा जो है क्लासरूम है वो नीरस लगती है, क्योंकि विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में चीज़ों को तेज़ी से सीख लेते हैं और इसीलिए जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन होना प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जो विशेषता है वो नहीं है। ठीक है, कैसे होते हैं ये, इनकी सोच अपसारी होती है या स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। ये उन्हें कक्षा इसलिए नीरस लगती है क्योंकि बाकी लोगों की तुलना में ये अच्छे से चीज़ों को सीख लेते हैं, बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है इनकी विशेषता धीमापन नहीं है, जबकि फास्ट जो है वो इनकी विशेषता है, फास्ट लर्नर होते हैं। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के देश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को देश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट है वृद्धि बोधक एक सक्रिय, सेकंड है अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, थर्ड है वृद्धि बोधक एक निष्क्रिय, फोर्थ है अस्तित्व बोधक एक सक्रिय। तो सबसे पहले इसमें निष्क्रिय वाले हटा दो क्योंकि निष्क्रिय वाले जो नेगेटिव हैं वो उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, वृद्धिबोधक और एक सक्रिय। व्याख्या है कि जो एक टीचर है उसको विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा का क्या हो सके निर्माण और विद्यार्थी अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। ठीक है, कैसी कक्षा का निर्माण हो सके, प्रभावी, और विद्यार्थी किसका अधिगम कर सकें, अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। नेक्स्ट है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। फर्स्ट है जिज्ञासा, सेकेंड है उत्साह, थर्ड है आनंद, फोर्थ है बोरियत। तो यदि जो गतिविधि हैं उनको महत्व ही नहीं दिया जा रहा है तो स्टूडेंट्स द्वारा बोरियत अनुभव करने की संभावना है। ठीक है, यदि गतिविधि को नहीं महत्व देंगे, एक्टिविटीज़ को शामिल ही नहीं करेंगे तो जो विद्यार्थी वो बोर फील करने लगेंगे कि अरे कुछ है ही नहीं, कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बोरियत हो जाती है। अगर एक्टिविटीज़ के माध्यम से कराते हैं तो बिल्कुल बच्चे बोर नहीं होते और अच्छे से लर्न करते हैं। तो यदि गतिविधि को महत्व नहीं देंगे तो बोरियत का अनुभव होगा। ठीक है, किसी गतिविधि से असंतुष्ट महसूस करना या उनमें रुचि न लेना बोरियत का कारण बन सकता है। यानी कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उससे या तो असंतुष्ट है या समझ में ही नहीं आ रही है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है, इसीलिए हमें बोरियत महसूस हो सकती है। ये तब भी हो सकता है जब विद्यार्थियों को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, यानी कि किसी एक जगह फोकस करने में जब प्रॉब्लम होती है तब भी इंसान बोर महसूस करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। सेकंड है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड है कि कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, तो कभी नहीं करना चाहिए, रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है। फोर्थ है विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको निगेटिव वर्ड्स को निकालना आता है ना तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो जो स्कूल में अध्यापिका ऋचा है वो अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, तो इसके लिए उसे
प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। क्या करना चाहिए? प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर देना चाहिए ध्यान। ठीक है। व्याख्या भी है कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है ये बच्चों को यह बताता है कि उन्हें चीज़ों को कैसे करना है, तथा जो अधिसंज्ञानात्मक कौशल है ये विद्यार्थियों के चिंतन और अधिगम को करता है नियमित और बच्चों की उच्च क्रम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का समाधान करने में भी है सहायक, जहाँ एक बच्चे का अपने संज्ञान पर क्या हो सके, सक्रिय नियंत्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। फर्स्ट है कि अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। क्या करना? जो टीचर होते हैं उनके द्वारा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करें। सेकेंड है कि अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। थर्ड है कि कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, रोड मेमोराइजेशन हटा दो। फोर्थ है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान न रखती हो, मानकीकृत है, हटा दो। ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। निगेटिव वर्ड्स को तो देखते ही हटा देना है। कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। किसके? अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित प्रवेश है। व्याख्या है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा से तात्पर्य ऐसे कक्षा कक्ष से होता है जहां छात्रों को रटकर सीखने, याद रखने और याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं होती है। ठीक है। रट्टा मारना, बार बार याद करना, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव करना, ये सब निगेटिव में आते हैं। ऐसी कक्षाओं में छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अन्वेषण संबंधी अधिगम के अनुकूलित परिवेश भी सामाजिक रचनावादी कक्षाओं की विशेषता के क्या आते हैं? अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। यदि कक्षा परिवेश सम्मानित करता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट अपने को महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सहभागी अधिक क्यों कैसे महसूस करते हैं? कक्षा किस प्रकार की हो, कक्षा परिवेश में क्या हो? अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण कि ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो बताइए 1 2 फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड कि फोर्थ थर्ड, बताइए कौन सा सही है? तो ये देखो निष्क्रिय आ गया, मैंने कहा था निगेटिव है, हटा रहा हूँ। ज्ञान का सिर्फ और सिर्फ पुनरुत्पादन, हटाओ इसको। थर्ड और फोर्थ को नहीं होगा, थर्ड इसमें है, थर्ड इसमें है, थर्ड इसमें है, हटा दो। फर्स्ट और सेकेंड यानी कि ऑप्शन ये सही है। अगर आपको नहीं भी आता है तो बहुत इजी है कि आपने निष्क्रिय ने बता दिया कि निष्क्रिय निगेटिव ये सब हटाना है, बेकार है, बिल्कुल पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए टीचर। ठीक है। वो खुद ही उसे अगर नहीं आ रहा है तो वो आपको कैसे सिखाएगा? और ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन ये भी नहीं होगा। तो क्लासरूम में बच्चा अपने आप को पार्टिसिपेट और एक्टिव इसलिए फील करेगा जब अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा हो और अपने विचारों पर विमर्श विचंतन हो। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड यानी ऑप्शन ए सही है। व्याख्या है कि यदि कक्षा का परिवेश अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा तथा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन सम्मोहित करता है तो विद्यार्थी कक्षा में जो अधिगम है इसकी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। ऐसे परिवेश विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देते हैं, जिससे वे स्वयं को समायोजित महसूस करते हैं और अर्थपूर्ण क्या करते हैं? अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए जो टीचर है उसे किस तरह की एक्टिविटीज़ का संचालन करना चाहिए। फर्स्ट है कि जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हों, कैसे हों, उनका जो प्रतिदिन का जीवन है उसके लिए हों प्रासंगिक। थर्ड है जो यांत्रिक हो और उसके निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, निष्क्रिय हो गया
हटा दो। थर्ड है जो संदर्भ से हटकर हो, संदर्भ से ही हटकर है तो क्या फायदा, हटा दो। जो जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर होता है। तो उसको पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हों ऐसी गतिविधियों का क्या करना चाहिए, संचालन। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को ऐसी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो कि उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए हों प्रासंगिक, क्योंकि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में रुचि यानी इंटरेस्ट पैदा करती हैं जिसके द्वारा वे सहजतापूर्ण अधिगम को करते हैं। प्रतिदिन के जीवन की प्रासंगिक गतिविधियां बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और विज्ञान के सक्रिय निर्माण में अत्यंत ही सहायक होती है, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड होती हैं, उनकी गतिविधियों में इंटरेस्ट पैदा करती हैं, सहज मतलब आसान होती हैं और प्रासंगिक गतिविधियां उनके जो डेली लाइफ है उनसे भी रिलेटेड होती हैं और सक्रिय निर्माण में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में जो समालोचनात्मक चिंतन है उसका विकास कैसे सहज सुगम किया जा सकता है। फर्स्ट है कि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। सेकेंड है समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। थर्ड है कि अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके। और फोर्थ है कि विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। कंठस्थीकरण और निष्क्रिय निगेटिव है, व्याख्यान का केवल सारांशीकरण निगेटिव है, शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करा दें निगेटिव है। कितनी ज़्यादा निगेटिव है, ओनली यही सही है, क्योंकि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। इसको पढ़ने से ये लग रहा था कितने ज़्यादा निगेटिव तीनों ऑप्शन थे। ठीक है, निगेटिव को हटाना सीखेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास उन्हें विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा सहज सुगम किया जा सकता है, क्योंकि इन गतिविधियों द्वारा बच्चों में रचनात्मक कार्य की जो समझ है उसको उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनमें आपसारी सोच का होता है विकास और एक ही समस्या के समाधान के विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए जो सृजनशील गुण हैं उनको विकसित करते हैं, जो कि किसको सम्मानित करता है, समालोचनात्मक चिंतन को। किसको, समालोचनात्मक चिंतन को करता है समुन्नत। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिगम की गति, अधिगम की जो गति है ऑप्शन ए है कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, नहीं। सेकेंड है पूरी तरह वातावरण पर भी नहीं है। थर्ड है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र है। और फोर्थ है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। बहुत अच्छा, इस पर व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जो पारस्परिक क्रिया है उस पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि अधिगम नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करने की है प्रक्रिया, जिसकी गति एक छात्र से दूसरे छात्र में होती है भिन्न। सीखने की गति विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से होती है प्रभावित। व्यक्तिगत कारक में थकान, ऊब, परिपक्वता की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा वातावरणीय कारकों में आंतरिक और बाहरी कारक होते हैं शामिल। अधिगम में क्या होता है, नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और जो वरीयताएं होती हैं उनको प्राप्त करने की है प्रक्रिया, जिसकी गति एक छात्र से दूसरे छात्र में कैसी होती है, भिन्न। सीखने की गति भी विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक होते हैं उनसे होती है प्रभावित। व्यक्तिगत कारक में थकान, ऊब, परिपक्वता की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, साथ ही वातावरणीय कारकों में आंतरिक और बाहरी कारक कैसे होते हैं शामिल। यह गर्भाधान से शुरू होते हैं और बच्चे के जन्म के बाद तक डालते हैं प्रभाव। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सीखने की गति कैसी होती है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की जो पारस्परिक क्रिया होती है उस पर होती है निर्भर। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं।
फर्स्ट है कि टी अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। सेकंड है उनके अनुभवों से संबंधित नहीं होती। थर्ड है हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है। और फोर्थ है कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। तो जो विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, यह अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं अर्थ के निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। जब शिक्षक विषय में अवधारणाओं पर निर्देश प्रदान करते हैं तो वे ऐसे छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं जिन्हें पहले से ही विषय के बारे में कुछ पूर्व अनुदेशात्मक ज्ञान होता है। यद्यपि छात्रों का ये ज्ञान त्रुटिपूर्ण अतार्किक अवधारणा कहा जाता है। वैकल्पिक अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षक ये पहचानता है कि जो बच्चे हैं ये चिंतन करने में होते हैं सक्षम और उनकी सोच जो है वो वयस्कों से होती है अलग। और ये अवधारणाएं बच्चों की जो अधिगम की क्षमता है उसमें किसका सार्थक है, मध्यस्थता करने में है सार्थक। नेक्स्ट है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी अवधारणा है उसका आप शिक्षण करने तो किससे बचना चाहिए। फर्स्ट है कि अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना। सेकेंड है कारक प्रभाव के संबंधों को रेखांकित करना। थर्ड है कि अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। और फोर्थ है संप्रतियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो हमसे पूछा है कि कोई भी अवधारणा है उसका शिक्षण कर रहे हैं तो किससे बचना चाहिए। तो विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता, हम संबद्धता तो आप स्थापित कर सकते हैं। कारक प्रभाव संबंध को, हाँ इसको भी आप रेखांकित कर सकते हैं। अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ, हाँ इसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो संप्रत्यय होते हैं उनकी विषय वस्तु को यानी जानकारियों से संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, असंबंधित खंडों के रूप में आपको नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी ही सही है। व्याख्या भी है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय जो टीचर है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो विषय वस्तु हो उसको ऐसे प्रस्तुत करें जिससे जो अवधारणाएं हैं उनके विभिन्न पहलुओं के मध्य क्या स्थापित हो सके, संबंध। ठीक है, तथा कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करते हुए जो अवधारणाएं हैं उनको गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया जाए। जबकि शिक्षक को जो संप्रत्यय हैं इनकी जो विषय वस्तु है उनकी जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का सोशल साइंस 6 to 8 का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 3/2/2023 को हुआ था। 2.5 घंटे इसकी टाइमिंग है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स डालते हैं, उनको देखा कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारे